कीमतों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और मार्च निकालकर केंद्र सरकार का विरोध जताया। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुए जब बीजेपी राजधानी में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। मतलब दिल्ली में तेल की बढ़ी कीमतों पर सियासी घमासान जारी है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस पर एक दूसरे को घेर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पर दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन किए। मंगोलपुरी में तो एक स्कूटर की सांकेतिक रूप से अर्थी तैयार की गई और प्रदर्शनकारी इस अर्थी को अपने कंधों पर लेकर तेल की बढ़ी कीमतों का विरोध जताते नजर आए। बीजेपी मंगोलपुरी में हुए इस प्रदर्शन की कमान पार्टी विधायक राखी बिरला ने संभाली। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी एक गाड़ी को भी रस्सी से खींचते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी ने तेल के बढ़े दामों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। मतलब पार्टी का कहना है कि इसके लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान जो आर्थिक तौर से लोगों की कमर टूटी है, उस पर ये एक और जो है मार केंद्र सरकार की, हम लोग इसे कहेंगे। और तेल की बढ़ी कीमतों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान जारी है और दोनों पार्टियां इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रही हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को इसलिए घेर रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने 6 मई को पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया था। सरकार की तरफ से डीजल पर वैट 17% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया था, जबकि पेट्रोल पर भी वैट को 27% से बढ़ाकर 30% करने का फैसला लिया गया। बीजेपी की दलील है कि डीजल पर वैट बढ़ने से ही दिल्ली में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है, क्योंकि तेल कंपनियां पिछले 1 महीने में कई बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर चुकी। असम में कोरोना का कहर बढ़ने के साथ भारी बारिश और बाढ़ ने भी गंभीर रूप ले लिया। राज्य के 23 जिलों में आई बाढ़ में लाखों लोगों के प्रभावित होने के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क के निचले इलाकों में भी पानी भर गया, जिससे कई जानवरों की मौत हो गई। गुवाहाटी में तो बाढ़ ने लोगों को नई मुसीबत में डाल दिया। कोरोना की वजह से वहां 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लागू है, लेकिन बाढ़ लोगों का इम्तिहान ले रही है। वहां से आई तस्वीरों में दूर दूर तक पानी भरा हुआ नजर आया। एक तस्वीर में तो कुछ बच्चे भगोनों को नाव की तरह इस्तेमाल करते प्रभावित इलाकों से निकलने की कोशिश करते दिखे। इसके अलावा नावों की मदद से भी लोग सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए नजर आए। एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क के निचले इलाकों में भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घुस आया। एक तस्वीर में तो पहाड़ा नाम के जानवर, जो हिरणों की एक दुर्लभ प्रजाति में आते हैं, उन्हें गर्दन तक बाढ़ में फंसे हुए देखा गया। इसी तरह एक दूसरी तस्वीर में दिखा कि अवैध शिकारियों पर निगरानी के लिए बना एक वॉच टावर भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है और ये नदियां राज्य में बाढ़ की वजह बन रही हैं। राज्य में अब तक बाढ़ की वजह से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा असम के 23 जिलों में 14 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। 75,000 हेक्टेयर जमीन पर फैली फसल को भी बाढ़ से नुकसान पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा राज्य में बने 265 राहत शिविरों में 25,000 से ज्यादा लोगों के शरण लेने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ की वजह से 14 जानवरों की मौत हो चुकी है। इन 14 जानवरों में एक सींग वाला गैंडा भी है, इसके अलावा हिरणों की दुर्लभ प्रजातियों में शामिल 13 पहाड़ों की भी वहां पर मौत हो चुकी है। हांगकांग में चीन के विवादित कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत होने वाली पहली गिरफ्तारी है। इस कानून को चीन ने कल ही मंजूरी दी थी, जिसके बाद कई लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए। ये लोग हांगकांग में ब्रिटिश शासन के खत्म होने की 23वीं सालगिरह पर वहां जुटे थे, लेकिन नए कानून का हवाला देते हुए पुलिस ने इन लोगों को इकट्ठा होने से रोक दिया। यही नहीं, पुलिस ने सख्ती बरतते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया, जबकि एक आदमी को वहीं पकड़ लिया गया। इस आदमी को हांगकांग में आजादी की मांग करने वाले पोस्टर रखने और चीन के खिलाफ नारेबाजी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोनिल विवाद पर स्वामी रामदेव ने एक बार फिर अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि आयुष मंत्रालय को भी उन्होंने यही बताया था कि कोरोनिल कोरोना के इलाज की दवा नहीं है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट के लिए पतंजलि ने काम किया, उसको हम अप्रोप्रिएट कह रहे हैं। तो इसमें मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें ट्रीटमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनका लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला खाली करना होगा। इसके लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से उन्हें एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में लिखा है कि प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा कर दी गई है, जिसमें सरकारी बंगले का प्रावधान नहीं है।
मंत्रालय की दलील है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने की वजह से प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला खाली करना होगा। इसके लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है। नोटिस में लिखा है कि अगर 1 महीने में बंगला खाली नहीं किया गया तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। 21 फरवरी 1997 को लोधी एस्टेट का 35 नंबर सरकारी बंगला प्रियंका गांधी को मिला था। लियोनेल मेसी ने 700वां गोल दागा। स्पेन में चल रहे ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट के एक मैच में लियोनेल मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का 700वां गोल दाग दिया। 700. Messi, the Panenka, and he does it with class. Well, football's poet laureate comes out with an absolute sonnet. टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने चीन के ऐप बैन किए जाने को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। चाइनीज ऐप क्यों, आज कोई भी ऐप में तो बहुत सारे युवाएं काम करते हैं, तो उनका जो काम गया है उसका क्या भरपाई है। ओडिशा में करीब 3 महीने बाद शराब की दुकानों पर बिक्री शुरू हो गई। इससे पहले राज्य सरकार ने भीड़ कम करने के लिए ऑनलाइन ही शराब बेचने का आदेश दिया था। जो ऑनलाइन ले सकते हैं तो उनको देंगे, और जो ऑफलाइन है उसको ऑफलाइन देंगे। आपका सोशल डिस्टेंस 2 मीटर्स का ये रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे। अनलॉक 2 लागू होने पर दिल्ली के पास गुरुग्राम में करीब 3 महीने बाद मॉल लोगों के लिए खोल दिए गए। मॉल में आने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना और दूसरे नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जो भी गवर्नमेंट ने एसओपी हमारे को इशू की है, उसी के मुताबिक, रूल रेगुलेशन के मुताबिक रूलों को फॉलो कर रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी सांसद नुसरत जहां इस्कॉन की तरफ से आयोजित उल्टा रथ यात्रा में शामिल हुई। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मौसी के घर से वापसी को उल्टा रथ यात्रा कहते हैं। पिछले साल मांग में सिंदूर लगाने और रथ यात्रा में शामिल होने पर नुसरत जहां के खिलाफ फतवा तक जारी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वो अपने पति निखिल के साथ इस्कॉन की तरफ से आयोजित उल्टा रथ यात्रा में शामिल होने पहुंच गए, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की आरती की। इस दौरान कोरोना से बचने के लिए नुसरत जहां और उनके पति मुंह पर मास्क लगाए दिखे। न तो भव्य रथ है, न ही वो तामझाम। नुसरत जहां अभिनेत्री और सांसद आज भी यहां पर मौजूद हैं। पिछले साल रथ यात्रा में शामिल होने पर नुसरत जहां के खिलाफ फतवे तक जारी हो गए थे। इससे पहले टीएमसी सांसद नुसरत जहां आम के पत्तों की मदद से वहां पानी छिड़कती दिखी। इसके बाद वो पति निखिल के साथ जमीन पर फूल भी बिखेरती नजर आई। बाद में वो इस्कॉन की तरफ से बनाए गए सांकेतिक रथ को भी खींचती दिखाई दी। इस बीच वहां मौजूद मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम को हाथों में उठाकर झूला झुलाते दिखे, जबकि कुछ लोग ढोलक और झाल बजाते हुए नाचते नजर आए। इस उल्टा रथ यात्रा में लोगों की भारी भीड़ दिखी। कोरोना से बचने के लिए ज्यादातर लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी नजर आई। बाद में नुसरत जहां ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने लोगों से कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने की अपील की। সকলে কিন্তু মাস্ক পরে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে। रेलवे ने निजीकरण की तरफ बड़ा कदम बढ़ाते हुए प्राइवेट कंपनियों को यात्री ट्रेनें चलाने का न्योता दिया। खबर है कि 109 रूट पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे ने प्राइवेट कंपनियों को न्योता दिया और रेलवे की इस पहल से करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। रेलवे के मुताबिक इसका मकसद भारतीय रेल में नई तकनीक का विकास और ट्रेनों की मरम्मत के खर्च में कटौती करना भी। साथ ही रेलवे का दावा है कि प्राइवेट कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बताया गया कि जिन यात्री ट्रेनों का जिम्मा प्राइवेट कंपनियां संभालेंगी, उन सभी ट्रेनों में कम से कम 16 बोगियां होंगी और उन ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ईरान की राजधानी तेहरान में एक क्लिनिक में गैस लीक होने की वजह से हुए धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा गैस टैंकों से गैस लीक होने की वजह से हुआ, जिसके बाद क्लिनिक में आग भड़क गई और गैस टैंकों में तेज धमाके होने शुरू हो गए। सामने आई तस्वीरों में आग के साथ कई धमाकों की गूंज सुनाई दी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना वाली जगह से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और उससे निकलने वाला धुआं कई मीटर दूर से भी दिखाई पड़ रहा था। क्लिनिक में एक के बाद एक हो रहे धमाकों की आवाज सुनकर घर में बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में क्लिनिक की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। सामने आई एक तस्वीर में इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह जलता दिखाई दिया। बचाव दल के लोग अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालते नजर आए और उन्हें एम्बुलेंस में डालकर इलाज के लिए दूसरी जगह पर ले जाते दिखे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान फंसे एक बच्चे को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा लिया, लेकिन इसमें एक
जवान शहीद हो गया। घटना तब हुई जब सुरक्षा बल के जवान गाड़ियों से उतरकर अपनी ड्यूटी वाली जगह पर जा रहे थे। तभी पास की एक मस्जिद में छिपे आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को जवाब देना शुरू किया। मिलिटेंट्स ने जो कि पहले से वहां मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है। इस मुठभेड़ में वहां से गुजर रही एक गाड़ी भी फंस गई और फिर गोली लगने से ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन जवानों के हाथ पांव तब फूल गए जब उन्हें उस आदमी के शव के पास एक छोटा बच्चा घूमता दिखाई दिया। सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहां से अपोजिट साइड से आ रही थी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से जवानों ने मुठभेड़ में फंसे बच्चे को बचाया। बाद में उसे सुरक्षित जगह ले जाया गया। इस बच्चे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो लगातार रोता दिखाई दिया, जबकि सुरक्षा बल के जवान उसे चुप कराने की कोशिश करते रहे। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन को एक और झटका दिया। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया, जिसमें चीनी कंपनियां भी निवेश करना चाहती थी। अब नए सिरे से टेंडर जारी किया जाएगा और उसमें चीनी कंपनियों की भागीदारी नहीं होगी। कुछ दिन पहले सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को निर्देश दिए थे कि वो चीन की कंपनियों का सामान न खरीदें, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बताया गया कि नए टेंडर में मेक इन इंडिया के तहत भारत की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है और हालात काबू में। मरीजों की संख्या आज की डेट में दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज से 1 महीना पहले लगभग 38% मरीज ठीक हुए थे। आज दिल्ली के 67% मरीज ठीक हो गए। बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस महंगी हो गई। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गईं, जिसके बाद दिल्ली में ये 1 रुपया जबकि कोलकाता में 4 रुपए महंगा हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें देश में बने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों से उनकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देने की मांग की गई। इस याचिका पर अदालत ने केंद्र और ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों को नोटिस भेजा। कोरोना वायरस से ठीक होकर अपने खून का प्लाज्मा देने वाले दिल्ली पुलिस के जवान अजय भाटी ने दूसरे लोगों से भी ऐसा करने की अपील की। प्लाज्मा डोनेशन, इसमें हमें किसी भी तरह की वीकनेस या कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। त्रिपुरा सरकार ने रविवार को 24 घंटे के लिए राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। कोलकाता में बीजेपी सांसद और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में दिलीप घोष की गाड़ी का शीशा टूट गया। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। और घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक आदमी दिलीप घोष को धक्का मारने की कोशिश करता दिखा। सुरक्षा कर्मी उन्हें घेर कर खड़े थे, इसलिए दिलीप घोष को इस हमले में कोई चोट नहीं आई। हंगामा कर रहे लोगों ने बीजेपी सांसद की सुरक्षा में तैनात जवानों से भी उलझने की कोशिश की। इस हंगामे के दौरान उनकी गाड़ी का साइड वाला शीशा भी तोड़ दिया गया। दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। ग्रामेर बाजारे আমি চা খেতে গেছিলাম, কর্মীদের মারা হয়, ফুল কারো কারো ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। कोरोना वायरस की वजह से 4 महीने तक बंद रहने के बाद जापान के टोक्यो में मौजूद डिज्नीलैंड को फिर खोल दिया गया। डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रास्ते के दोनों तरफ खड़े कर्मचारी वहां पहुंचने वाले लोगों को देखकर हाथ हिलाते नजर आए। कुछ लोग डिज्नी के मशहूर कार्टूनों की वेशभूषा में नजर आए, जिन्होंने वहां घूमने आए लोगों का स्वागत किया। डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां पहले की तरह चहल पहल लौटने लगी। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग वहां घूमते नजर आए। सबसे ज्यादा खुशी तो बच्चों के चेहरों पर नजर आई। हालांकि कोरोना की वजह से वहां पूरी सावधानी भी बरती गई। लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखें, इसके लिए फर्श पर पेंट से निशान बनाए गए। मास्क लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाया गया। यही नहीं, अंदर जाने से पहले हर किसी की अच्छी तरह जांच भी की गई। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए एक दिन पहले चुशुल सेक्टर में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जिसमें भारत ने 22 जून को हुई बैठक के दौरान बनी सहमति पर तेजी से अमल करने की बात दोहराई।
इसके अलावा भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि चीनी सेना को हर हाल में पीछे हटना होगा। खबर है कि चुशुल सेक्टर में हुई इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच एक और बैठक हो सकती है। यह बात भी सामने आई कि तनाव कम करने के लिए कोर कमांडर स्तर की यह बैठक 12 घंटों से ज्यादा चली थी। बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और रात 11 बजे के बाद तक चलती रही। इससे पहले 22 जून को मोल्डो में हुई बैठक भी 10 घंटे से ज्यादा चली। दिल्ली सरकार ने जिस बारात घर को अस्पताल में बदला उसमें कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू हो चुका है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल से जुड़े इस बारात घर में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं और नए बदलाव के बाद यहां मरीजों का किस तरह इलाज किया जा रहा है, यह जानने के लिए न्यूज 18 इस अस्पताल में पहुंचा। तो अस्पताल में मरीजों की हालत और सुविधाओं पर नजर रखने वाले डॉक्टर राघव ढींगरा से न्यूज 18 की मुलाकात हुई। आइए हम दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से बैंक्वेट हॉल को अस्पताल में तब्दील कर दिया और किस तरीके से वहां पर मरीजों को रखा जा रहा है। बारात घर से अस्पताल में बदल चुके इस अहाते का पहला कमरा कंट्रोल रूम में बदला नजर आया। बताया गया कि मरीजों की हालत पर नजर रखने के लिए यहाँ हर वक्त डॉक्टर तैनात रहते हैं। ये हमारा एक कंट्रोल रूम है। हम बेसिकली मैनेज करते हैं इनसाइड स्टाफ को और बाहर के स्टाफ को आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए। इस कमरे के दूसरी तरफ शीशे का एक बड़ा दरवाजा ऐसी जगह पर नजर आया जहां से कोरोना वार्ड का हर हिस्सा दिखाई पड़े। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शीशे के इस दरवाजे से वार्ड और मरीजों की हर हलचल पर नजर रखते दिखे। वार्ड के अंदर 2 मरीज शतरंज खेलते दिखाई दिए। शतरंज और लूडो जैसे खेलों के अलावा मरीजों का मन बहलाने के लिए टीवी तक का इंतजाम नजर आया। वार्ड के अंदर डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट यानी कोरोना से बचाव वाले कपड़ों में मरीजों की देखभाल करते दिखे। हर बिस्तर के पास पंखे और ऑक्सीजन का इंतजाम भी दिखाई दिया। बताया गया कि इस अस्पताल से अब तक 5 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 25 का इलाज जारी है। दावा किया गया कि किसी मरीज की सेहत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें फौरन LNJP अस्पताल भेज दिया जाता है। अगर लगता है पेशेंट सीवियर हो रहा है तो वी ट्रांसफर द पेशेंट टू लोकनायक हॉस्पिटल। महाराष्ट्र में सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा को पूरी तरह से लागू करवाने के लिए राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, जिसमें सभी कर्मचारियों को कामकाज के लिए मराठी भाषा इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। आदेश नहीं मानने पर कर्मचारियों को कार्रवाई की भी चुनौती दी गई। देखिए, ये नियम तो पहले से ही था, उसको फिर से रिफ्रेश किया गया है और क्योंकि ये महाराष्ट्र है तो मराठी में अगर ऐसा कारोबार होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। तो मुझे लगता नहीं कि इसको कोई ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र है, मराठी भाषा में ही कामकाज होना चाहिए। सोनू सूद ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। सोनू सूद ने अपने बेटे के साथ कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत INS जलाश्व ईरान में फंसे 687 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु में तुतुकोडी बंदरगाह पहुंच गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने एक महिला का रेप करने के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। विजडन इंडिया मैगजीन ने 21वीं सदी के 30 सबसे मूल्यवान क्रिकेटरों की एक सूची जारी की, जिसमें रविंद्र जाडेजा को दुनिया में दूसरे और भारत में पहले स्थान पर रखा गया। फीस माफी समेत छात्रों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया। NSUI ने दावा किया कि कोरोना महामारी की वजह से शिक्षण संस्थानों के ठप पड़ जाने के बावजूद छात्रों के हितों की केंद्र सरकार ने अनदेखी की। और इसी तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए NSUI के कार्यकर्ताओं का हुजूम यूथ कांग्रेस के दफ्तर से बाहर निकलता दिखा। NSUI के कार्यकर्ता MHRD के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के दफ्तर से निकले हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के दफ्तर की तरफ बढ़ने से पहले प्रदर्शनकारियों का जत्था नारेबाजी करते हुए सड़क के किनारे जमा हुआ। प्रदर्शनकारियों के हाथों में अपनी मांगों के समर्थन में और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से स्कूल कॉलेज के सभी छात्रों की फीस माफ करने, जो परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं उन्हें रद्द करने और बिना परीक्षा लिए ही सबको पास करने की मांग की। सबसे पहले तो 6 महीने के एक सेमेस्टर की फीस जो है वो सभी कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, स्कूल की माफ करनी चाहिए। और दूसरी मुख्य मांग हमारी ये है कि मास प्रमोशन। इलाके में कर्फ्यू लागू होने की वजह से पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोकते दिखे। धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, कृपया अपना धरना खत्म करें। लेकिन इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारी धक्का मुक्की पर उतर आए। हालांकि पुलिस की बार-बार अपील के बाद NSUI के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की जिद छोड़ दी और प्रदर्शन खत्म कर दिया। चीन के चोंगशिंग में हादसे का शिकार हुई एक वैन में भीषण आग लग गई। बताया गया कि रफ्तार तेज होने की वजह से वैन बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे लगी रेलिंग से टकराने के बाद वहीं पलट गई। वो बेकाबू वैन सड़क किनारे बनी रेलिंग से टकराती दिखी। टक्कर के बाद वैन सड़क पर ही पलट गई और उससे धुआं निकलने लगा।
देखते ही देखते उसमें आग लग गई और वो तेज लपटों में घिर गई। इसी बीच एक आदमी वहां पहुंचा और वैन के अगले शीशे को लात मारकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में उसने शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद वैन में सवार तीनों लोग एक एक कर सही सलामत बाहर निकल आए।